क्लास 10 साइंस का थर्ड पार्ट बायोलॉजी, जिसमें आज हम पोषण के प्रकार टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसमें यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन बनता है मुख्य रूप से न्यूट्रिशन में जो स्वपोषण और परपोषण है, स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है, ये मुख्य रूप से क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में 4 अंकों में पूछा जाने वाला सवाल है। यानी 4 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है कि स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है। इंटरमीडिएट में बायोलॉजी के इकोलॉजी चैप्टर से उसमें भी स्वपोषण और परपोषण की जो कैटेगरियां हैं उनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं पोषण के प्रकार देखते हैं। मुख्य रूप से पोषण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपोषण, दूसरा परपोषण। स्वपोषण को ऑटोट्रोपस कहते हैं और इन जीवधारियों को ऑटोट्रोपिक जीव कहते हैं। स्वपोषण की 2 कैटेगरियां हैं, एक प्रकाश संश्लेषी, दूसरा रसायन संश्लेषी। स्वपोषण की परिभाषा, इसके लिए हमने परिभाषा देने के लिए एक छोटा सा फिगर दिया है। देखते हैं, वे जीवधारी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं, तथा जीवधारियों में इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। डेफिनेशन फिर से देखेंगे स्वपोषण की इस फिगर के माध्यम से। हरे पेड़ पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम या क्लोरोफिल तथा प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। तथा जीवधारियों में इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी जीव होते हैं और इन सभी हरे पेड़ पौधों में जो पोषण का प्रकार है वो स्वपोषण होता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को एक समीकरण के माध्यम से देखते हैं। हरे पेड़ पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी जल, एरो, बनता क्या है, कोई भी प्रक्रिया होती है उसका कुछ ना कुछ उत्पाद होता है रिएक्शन में। तो C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, यहां पे देंगे प्रकाश और नीचे पर्णहरिम या इसका दूसरा नाम क्लोरोफिल। इसी प्रक्रिया को हमने रिएक्शन के माध्यम से दिया है। जैसे यहाँ पे दिखाया, हरे पेड़ पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, पर्णहरिम तथा प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वपोषी कहलाते हैं, तथा जीवधारियों में इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। ऐसे समीकरण के रूप में देखेंगे, हरे पेड़ पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा मंड, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। ये समीकरण अभी अधूरा है क्योंकि समीकरण संतुलित नहीं है, इसलिए समीकरण को संतुलित कर लेंगे। इधर देखेंगे हम कार्बन 6 है, इसलिए इधर भी करने के लिए यहाँ 6 से गुणा कर लेते हैं।
हाइड्रोजन को देखेंगे, यहाँ टोटल 12 है, यहाँ पे 2 है, इसलिए इसको बराबर करने के लिए यहाँ 12 से मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे 6 की कर देंगे, इसलिए 6 दूनी 12 यानी 24 हो जाएगा। यहाँ पे 12 दूना 24, 24 60। ऑक्सीजन को देखेंगे, यहाँ पे 6 दूना 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 12 एकम 12 24 है, इसलिए इधर भी 24 करने के लिए 6 यहाँ और 6 यहाँ 12 और इधर से करने के लिए यहाँ भी 6 से कर देंगे, इस प्रकार 24 हो जाता है। फिर हम देखेंगे ये समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित है और इसी को प्रकाश संश्लेषण समीकरण के रूप में भी जानते हैं या स्वपोषण समीकरण के रूप में भी इससे जानते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। हरे पेड़ पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, प्रकाश और पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम या क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा मंड का निर्माण करते हैं या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं और जल का भी निर्माण होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो भी निर्मित होता है, यहाँ एक एरो का तीर बना हुआ है ऊपर, क्योंकि गैस हमेशा ऊपर भगती है या चलती है, इसलिए यह ऑक्सीजन पत्तियों में उपस्थित जो स्टोमेटा होते हैं, इन्हीं रंध्रों या स्टोमेटा के द्वारा ये वायुमंडल में चली जाती है और ये ऑक्सीजन दहन में और श्वसन क्रिया में आवश्यक होता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहते हैं। जल को देखेंगे, आवश्यकता से अधिक जल, जड़ों द्वारा जो भी जल अवशोषित होता है, केवल पौधे 1% इसका यूज करते हैं, बाकी 99% जल पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा या रंध्रों द्वारा वाष्पित हो जाता है और वायुमंडल में चला जाता है। स्वपोषण की दो कैटेगरियां हैं, एक प्रकाश संश्लेषी, दूसरा रसायन संश्लेषी या प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण। फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। प्रकाश संश्लेषी के अंतर्गत यही स्वपोषण आता है या स्वपोषी जीव, और कीमोसिंथेटिक या रसायन संश्लेषी के अंतर्गत इसकी डेफिनेशन देखेंगे, वह जीवधारी जो विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, रसायन संश्लेषी जीव कहलाते हैं या कीमोसिंथेटिक एनिमल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, सल्फर जीवाणु, सल्फर बैक्टीरियाज, और एक होता है आयरन जीवाणु। ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके अपना पोषण स्वयं करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे, पोषण दो प्रकार से, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण को ऑटोट्रोपस कहते हैं, परपोषण को हेटेरोट्रोपस या विषम पोषण कहते हैं। स्वपोषण की दो कैटेगरियां, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी में देखेंगे, वह जीवधारी जो अपना पोषण वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं तथा जीवधारियों में इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कहें तो सभी हरे पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। स्वपोषण की दो कैटेगरियां, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी में वह जीवधारी आते हैं जो विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके अपना पोषण स्वयं करते हैं। हर एग्जाम्पल के लिए सल्फर जीवाणु, आयरन जीवाणु। यहाँ पे हाई स्कूल में जो क्वेश्चन बनता है, स्वपोषण और परपोषण में मुख्य रूप से क्या अंतर है, और ये क्वेश्चन अब तक यूपी बोर्ड में कई बार 4 अंकों में पूछा गया है, क्वेश्चन 11 के रूप में। स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है,
इसलिए अगले स्टेप को ध्यान से देखिए। परपोषण या विषम पोषण, हेटेरोट्रोपस या हेटेरोट्रोपिक। डेफिनेशन, परिभाषा देखेंगे, वह सभी जंतु जो अपना पोषण पौधों से या अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं परपोषी जंतु कहलाते हैं। तथा जंतुओं में इस प्रकार के पोषण को परपोषण कहते हैं। वह सभी जंतु जो अपना पोषण या अपना भोजन पौधों से या अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं परपोषी जंतु कहलाते हैं। तथा जंतुओं में इस प्रकार के पोषण को परपोषण या विषम पोषण या हेटेरोट्रोपिक कहते हैं। इसके लिए समीकरण देखेंगे। जिस प्रकार यहाँ प्रकाश संश्लेषण समीकरण में जो उत्पाद यहाँ भोजन बना मंड के रूप में, यहीं से देखेंगे रिएक्शन में ये चीजें और ऑक्सीजन C6H12O6 प्लस O2 एरो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O प्लस एनर्जी यानी ऊर्जा 673 KCl किलो कैलोरी ऊर्जा। यहाँ पे लिख देंगे परपोषी या परपोषण। समीकरण को संतुलित भी कर लेंगे। कार्बन 6 है इसलिए 6 कर देंगे। यहाँ पे 12 हाइड्रोजन इसलिए 12, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब देखेंगे वही जंतु जो पौधों से व अन्य जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं परपोषी जंतु कहलाते हैं। तथा जंतुओं में इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। परपोषी जंतुओं के लिए समीकरण, जैसे यहाँ स्वापोषी जंतुओं के लिए रासायनिक समीकरण था, ऐसे यहाँ है मंड ऑक्सीजन बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्लस ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी खाएंगे, श्वसन क्रिया करेंगे, जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थों का जैव ऑक्सीकरण होगा और इस जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही ऊर्जा एटीपी अर्थात एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में संचित होती रहती है और जब भी कोशिकाओं को कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है, इसी एटीपी से निरंतर कॉन्टिन्यूअस ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं को प्राप्त होती रहती है। खाते तो एक बार हैं, लेकिन काम काफी देर 2 घंटे 3 घंटे करते रहते हैं। ऐसे ही इसी एटीपी से निरंतर कॉन्टिन्यूअस प्राप्त होती रहती है। परपोषण की कई कैटेगरियां हैं या परपोषी जंतुओं की कई कैटेगरियां हैं, इसको देखते हैं। पहला है शाकाहारी जंतु हर्बीवोरस, दूसरा मांसाहारी जंतु कार्निवोरस, तीसरा सर्वाहारी ओमनिवोरस और चौथा परजीवी पैरासाइट और पांचवा मृतजीवी स्पोरोजोइक। ये परपोषी के अंतर्गत आने वाले ये जंतुओं की कैटेगरियां हैं। अब देखेंगे डेफिनेशन। शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं, सर्वाहारी किसे कहते हैं, परजीवी किसे कहते हैं और मृतपोषी या मृतजीवी किसे कहते हैं। सर्वप्रथम शाकाहारी हर्बीवोरस, वे जंतु जो अपना पोषण केवल पौधों से प्राप्त करते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। यानी ये किसी प्रकार के मांस का प्रयोग नहीं करते अपने भोजन में, इसलिए हमेशा ये शाकाहारी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए
गाय है, भेड़ है, बकरी है, ये सभी शाकाहारी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। अर्थात वह जंतु जो केवल शाकाहार भोजन या पौधों से ही अपना भोजन वेजिटेबल या शाक को खाते हैं, वो सभी शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। मांसाहारी जंतु वह जंतु जो अपना पोषण या अपना भोजन केवल अन्य जंतुओं का शिकार करके उन्हें अपना आहार बनाते हैं, अर्थात मांस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मांसाहारी जंतु या कार्निवोरस कहलाते हैं और ये केवल जंतुओं से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे शेर है, ये केवल मांस ही खाता है, पौधा नहीं खाता, अनाज नहीं खाएगा, इसलिए ये मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। सर्वाहारी वह जंतु जो अपना पोषण पौधे से भी और जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं, अर्थात अपना भोजन पौधे से और जंतुओं से प्राप्त करते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं या ओमनिवोरस कहलाते हैं। आगे है परजीवी जंतु, पैरासाइट वह जंतु व जीवधारी जो अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर पर या शरीर में रहकर प्राप्त करते हैं, परजीवी या पैरासाइट कहलाते हैं। और ये हमेशा जिस पोषक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें नुकसान यानी हानि पहुंचाते हैं। इनकी दो कैटेगरियां हैं, एक बाह्य परजीवी और दूसरा अंतःपरजीवी। बाह्य परजीवी वह जंतु होते हैं जो किसी दूसरे जीवधारी के शरीर पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं और उन्हें हानि नुकसान पहुंचाते हैं, बाह्य परजीवी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे जू, किलनी, चील, ये सभी बाह्य परजीवी के अंतर्गत आते हैं। अंतःपरजीवी की डेफिनेशन देखेंगे, वह जीवधारी यह जंतु जो दूसरे जंतुओं के शरीर के अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं या भोजन प्राप्त करते हैं, अंतःपरजीवी जीव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे फीता क्रीम, एस्कैरिस, ये सभी अंतःपरजीवी की श्रेणी में आते हैं। और जितने पैरासाइट होते हैं, चाहे पौधे के ऊपर हों या जंतुओं के ऊपर हों या इनके शरीर के अंदर हों, ये हमेशा उस पोषक से जिससे अपना ये पोषण प्राप्त करते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। मृतपोषी स्पोरोजोइक, डेफिनेशन देखेंगे, वह जीवधारी जो सड़े गले मृत पदार्थों से या मृत शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मृत पोषी जीव कहलाते हैं। तथा जीवधारियों में इस प्रकार के पोषण को मृत पोषण या परपोषण भी कहते हैं। इसका एक नाम और दिया गया है, कई कंपटीशन में पूछा गया है। एग्जाम्पल के लिए सभी कवक होते हैं। फंजाई जगत के अंतर्गत जितने भी जीवधारी रखे गए हैं वो मृत पोषी के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मशरूम हुआ, एगरिकस हुआ, ये सभी मृत पोषी के अंतर्गत आते हैं। एक नाम इनका होता है विविध पोषी। एक बार पूछा गया था कि कवक में किस प्रकार का पोषण होता है, फंजाई में किस प्रकार का पोषण होता है। विकल्प दिया गया था, मृत पोषी और विविध पोषी दोनों दिया गया था। वहां पे जवाब जो सही माना गया विविध पोषी, क्योंकि ये अपना पोषण सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, यानी विविध प्रकार से प्राप्त करते हैं, इसलिए नाम दिया गया विविध पोषी। मृत पोषी को सही नहीं किया गया, जबकि जवाब ये भी सही है। अगर ये ना दिया हो तो ये सही है, लेकिन यहाँ ये देखा जाता है कि सबसे सटीक जवाब कौन सही है, इस आधार पर इसको विविध पोषी सही माना गया था। अब मृत पोषी के अंतर्गत आने वाले जीवधारी लाभकारी भी होते हैं, हानिकारक होते हैं, अर्थात लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। लाभकारी में किस श्रेणी में देखेंगे,
पेनिसिलियम, इसकी भी कई कैटेगरियां हैं पेनिसिलियम की। पेनिसिलियम नोटेटम। अब यहाँ पे ये पेनिसिलियम से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषध प्राप्त की जाती है। ये भी पेपर्स में कई बार पूछे गए हैं कि पेनिसिलियम से कौन सी प्रतिजैविक औषध प्राप्त की जाती है, तो पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषध प्राप्त की जाती है। पेनिसिलियम एक नोटेटम है, इसी की कैटेगरी में आती है। इससे भी प्रतिजैविक औषध प्राप्त की जाती है। अब इसमें कुछ जैसे मान लिया मशरूम है, ये भी जो मृतपोषी के अंतर्गत आ रहा है, इससे भी वेजिटेबल बनाया जाता है, सब्जी बनाई जाती है जो लाभकारी है। इसी के अंतर्गत आने वाले कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जो हानिकारक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए टीनिया कैप्टिस, जिससे सिर के बाल गिर जाते हैं। और दूसरा है इसी में दूसरा है टाइकोफाइटन। टाइकोफाइटन नामक से शरीर में दाद नामक, त्वचा दाद नामक रोग होता है, तो ये हानिकारक की श्रेणी में आता है। लेकिन हाई स्कूल क्लास 10 में जो क्वेश्चन यूपी बोर्ड में कई बार 4 अंकों में पूछा गया सवाल है, वो यही पूछा जाता है कि स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है। तो इसके लिए 2 कॉलम बनाना, एक तरफ स्वपोषण ऑटोट्रोपस और दूसरी तरफ परपोषण हेट्रोट्रोपस। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है स्वपोषण और विषम पोषण में क्या अंतर है, तो चाहे परपोषण कहें या विषम पोषण कहें। 2 कॉलम बनाएंगे। अब इधर दिखा देंगे इस पोषण में क्या होता है, इधर दिखाएंगे इस पोषण में क्या होता है, परपोषण में क्या होता है। स्वपोषण में इस प्रकाश संश्लेषण समीकरण को दिखा देना, परपोषण में इस समीकरण को दिखा देना। एक तरफ दिखा देना स्वपोषण में एनर्जी नहीं उत्पन्न होती बल्कि मंड उत्पन्न होती है, लेकिन इसके जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें दिखाएंगे स्वपोषण में प्रकाश की आवश्यकता होती है, इधर दिखाएंगे परपोषण में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपोषण में दिखा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जल जरूरी है। इधर दिखाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी नहीं है, बल्कि क्या जरूरी है, O2 ऑक्सीजन जरूरी है, क्योंकि श्वसन के लिए ऑक्सीजन और दहन के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी होती है। जबकि प्रकाश संश्लेषण के लिए, स्वपोषण के लिए क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, पानी जरूरी है, पर्णहरिण जरूरी है। तो इस प्रकार ये स्वपोषण और परपोषण कंप्लीट हुआ। कॉलम बना के अंतर को नोट में बनाएंगे और फिर नेक्स्ट डे हम अगला वीडियो लेके हाई स्कूल से रिलेटेड लाएंगे। हाँ, इंटर वाले स्टूडेंट भी इसको देखेंगे, क्योंकि उनकी इकोलॉजी में ये क्वेश्चन, एक इकोलॉजी चैप्टर है, उसमें स्वपोषण और परपोषण और परपोषण के अंतर्गत ये जो विभिन्न कैटेगरियां हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, मृतपोषी, उसमें और थोड़ा डिटेल हो जाता है। उसमें सहजीवी भी आ जाता है, आदि सहभोक्ता आ जाता है, असहजीविता आ जाता है, और कैटेगरियां हैं, उनके लिए अलग से वीडियो देंगे। लेकिन ये हाई स्कूल स्तर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में 4 अंकों में अब तक कई बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए स्टूडेंट इसको क्लियर करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अगला वीडियो अगले दिन लेके आएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो प्राप्त होता रहे आपकी स्क्रीन पर। थैंक यू।